आइए आज हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट सेकंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये ज्ञान बिंदु का सेट सेकंड है। 1/2/2026 का है, फुल लेंथ टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुढ़िया समिति की सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा है, पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को स्वशासन प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका डी हो जाएगा। इसमें सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, कथन ए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और आर है, कारण बर्फ पिघलने के लिए पेय को गुरुत्व ऊष्मा लेना, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका ए सही हो जाएगा। इस गुप्त ऊष्मा का अवशोषण के कारण पेय का तापमान कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। गुप्त ऊष्मा नियत ताप पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हेतु उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होते हैं, गलन का गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा। चलिए अगला देखते हैं। चोल साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम, विजयालय। तो ये सबसे अधिक हुआ था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राजाराज प्रथम का बेटा था। इसको गंगईकोंड चोल भी कहा जाता है, जो ये अपना उपाधि धारण किया था, और ये अपना नया राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट एक चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था, इसको याद रखेंगे। राजाराज का कार्यकाल 985 से 1014 तक था, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल, 3 tan A = 3 sin A, तो 2√3 cosec A × tan A क्या होगा? उसका मान ज्ञात करना है। इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के देख सकते हैं। अगला है, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें सही कथन बतलाना है। तो आसियान की स्थापना 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र में हुआ था, ये सही है। इसका मुख्यालय जकार्ता है, ये भी सही है। वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सबसे नवीनतम सदस्य कहा जाए तो इसका सबसे नवीनतम सदस्य हो जाएगा इसका तिमोर लिस्ट है। ये इसका 11वां सदस्य है और ये 2025 में जुड़ा है। इससे पहले कह सकते हैं कुल 5 सदस्य इसके संस्थापक देश थे। उसके अलावा बुर्नोई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में इसमें जुड़ा था। अगला सवाल देखते हैं अब। दक्कन पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और दक्कन पठार में काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसमें देखते हैं क्या सही है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है कि परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। काली मिट्टी को हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन होता है, जिस कारण से इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं।
अगला देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है। पीला रंग के विपरीत क्या होगा? यहाँ पीला दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप, इसका सही आंसर बैगनी हो जाएगा। इसको अगर ऐसे करके पलटेंगे तो नारंगी ऊपर चला जाएगा, नीला यहाँ है। इस दोनों को आप देख करके बना सकते हैं आराम से। अगला है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों को सही क्रम को चुनिए। ए है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। बी है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। सी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। डी है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। इसका जारी करने वाला, जारी जो वो करता है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशिक ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था? लुईस 13वां, लुईस 14वां, लुईस 15वां, लुईस 16वां। तो ये लुईस 16वां के समय हो गया था। इस लुईस 16वां के बारे में कुछ खास बातें हैं, उसको याद रखेंगे। इसका जो कार्यकाल है वो 1774 में यह गद्दी पर बैठा था। इसको भी ध्यान रखेंगे। लुईस 14वां का शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनिएट से हुआ था, और इसका सबसे प्रसिद्ध कथन इसी का है कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। ये लुईस 16वां का ही कथन है। अगला सवाल अब देखेंगे। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन के संबंध में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के से सम्मिलित को दर्शाता है। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिसामेनिया ये द्विविखंडन है। यीस्ट ये मुकुलन है। प्लाज्मोडियम ये बहुविखंडन है। और हाइड्रा ये पुनर्जनन है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 81 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? तो 81 को अगर हम तोड़ते हैं तो 9 × 9 में तोड़ सकते हैं। अब 9 से वो डिवाइड होगा जिसको पूरी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 9 के टेबल में आ जाना चाहिए। देखिए जैसे इसमें है 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12। 12 9 के टेबल में नहीं आता है, ये नहीं होगा। 8, 5, 13, 5, 18, 4, 22, ये भी 22 है, ये भी नहीं होगा। 6, 4, 10, 7, 17 और 17, 8, 25। 25 भी 9 के टेबल में आता है, नहीं होगा। 5, 2, 7, 7, 6, 13, 5, 18, ये 9 के टेबल में आता है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में गवर्नर जनरल या वाइसरॉय दिया हुआ है, दूसरा में संबंधित विषय दिया हुआ है। लॉर्ड एलनबरो, इसका संबंध किससे है? तो कह सकते हैं आप, दास प्रथा का अंत इसी के समय हुआ था। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1843 में हुआ था। अगला है लॉर्ड विलियम बेटिक, तो ये विधि आयोग का गठन हुआ था इसके समय में। अगला है लॉर्ड मियो, तो ये सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया था। और लॉर्ड लेंसडाउन ये सम्मत आयु विवाह अधिनियम जारी करता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही नहीं है वह बतलाना है। तो दक्षिणी गंगोत्री आर्कटिक में भारत का पहला शोध केंद्र था जो 1985 से 87 में स्थापित किया गया था, और यह अब बर्फ में दब गया है। तो ये गलत है। 1985 से 87 नहीं, 1983-84 में हुआ था। ये 1983-1984 में हुआ था।
अगला है हिमाद्री नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। ये बिल्कुल सही है। अगला है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। तो ये भी गलत है, ये महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में है। गुजरात के भावनगर में है। इसमें 1 और 3 गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी असत्य बतलाना है। इसमें देखते हैं, अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है। तो ये सही है। पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। दूसरा है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य करता है। ये भी सही है। अगला है दोनों सदनों की गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जा सकता है। ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को नहीं बुलाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ये गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेनसंग भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। इससे पहले देख लीजिए पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य है, ये बतलाना है इसमें। तो हेनसंग भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। तो ये गलत है। हेनसंग पहला चीनी यात्री नहीं था, पहला चीनी यात्री फाहियान था। पहला फाहियान था और ये कह सकते हैं आप, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। अगला सुलेमान अरबी लेखक था जो अमुदवस प्रथम के शासनकाल में दौरान भारत आया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा 510 से 515 के बीच की थी। ये भी गलत है। 515 से 520 के बीच किया था। इसमें केवल दूसरा सही है। इसका सही आंसर केवल सी हो जाएगा। अगला है खनिज और शीर्ष भारतीय राज्यों में इसका भंडारण दिया हुआ है। इसको देखते हैं। मैग्नेटाइट ये सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। सोना सर्वाधिक बिहार में है। बॉक्साइट सर्वाधिक उड़ीसा में है और ग्रेफाइट सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा है, आप कह सकते हैं लौह अयस्क में हेमेटाइट सर्वाधिक उड़ीसा में है। लौह अयस्क मैग्नेटाइट ये सर्वाधिक कर्नाटक में है। चांदी राजस्थान में है। हीरा मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइट उड़ीसा में है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में है। अभ्रक आंध्र प्रदेश में है और सीसा राजस्थान में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? KCl, HCl, CCl4 और NaCl। तो इसमें 2 और 3 ये आयनिक यौगिक नहीं है। KCl मतलब पोटासियम क्लोराइड, यह एक के मतलब धातु और एक अधातु से बना है। यह एक आयनिक यौगिक है। यह एक आयनिक यौगिक है और यह भी एक आयनिक यौगिक है। अगला है HCl। HCl को कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें 2 अधातु H और Cl से बना है, इसलिए सहसंयोजक यौगिक है। अगला है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह 2 अधातु है, यह भी सहसंयोजी यौगिक है। जबकि NaCl सोडियम क्लोराइड, यह एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना है, यह आयनिक यौगिक का उदाहरण है। अगला है, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा किया है? भारत, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
तो ये ईरान किया है। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा यहाँ। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, यह सही है। अगला, दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा के पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी थी, तो ये गलत है। ये दादा भाई नौरोजी नहीं, ये गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे। जेके गोखले बोले थे। अगला है, इसके तहत प्राइवेट कॉलेज को सरकारी नियंत्रण में कठोर हो गया, यह भी सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, यह भी सही है। इसमें गलत केवल बी है। अगला है, अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है, ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं का पाचन पचा देता है। बी है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। अगला है, ट्रिप्सिन पेयभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को। अगला है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पेशीभूत वसाओं को। इसका डी सही हो जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पेशीभूत वसाओं को पचा देता है। अगला है, विषम अक्षर के समूह का चयन कीजिए। आर टी और एम ओ। इसमें देखिएगा टी और ओ के बीच में -5 है, यहाँ आर ओ के बीच में भी -5 है, बाकी सब के बीच में यहाँ क्यू एम के बीच में -4 है और क्यू और जे के बीच में -5 है, इसलिए ये इसका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही शमूलियत नहीं है। पहला में शेयर बाजार, दूसरा संबंधित देश दिया हुआ है। पहला है डोव जोन्स, न्यूयॉर्क यूएसए, ये सही है। हैंग सेंग, ये हांगकांग, यह भी सही है। फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रिया नहीं जर्मनी है, यही इसका गलत है। और वर्सा पोलैंड, ये भी सही है। उसके अलावा आप कुछ देख सकते हैं, टोरंटो कनाडा होता है, वियना ऑस्ट्रिया है, शोनचेन चीन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का है, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका स्थापना 1875 में हुआ था, जिससे 1965 भारत सरकार द्वारा मान्यता मिला था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी भारत का है, जो 1992 में फिरवानी समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। 1993 में सेबी को मान्यता मिला और 1994 से कार्य संचालन प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सूचकांक इसका निफ्टी 50 है। इसमें इसको भी याद रखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय प्रवर्तक कंपनी IDBI बैंक है। अगला है, सदिश और अदिश राशि के बारे में नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन है सत्य है, वह बतलाना है। सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिणाम नहीं होती, यह गलत है। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा तथा परिणाम दोनों होता है उसको सदिश कहते हैं। अगला है, अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो ये भी गलत है। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। अगला है, तीसरा, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, तो ये सही है। इसमें केवल 3 सही हो जाएगा। अगला है, तारिक उल हिंद पुस्तक की रचयिता कौन थे। अलबरूनी, मिनहाज उल सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी। तो ये अलबरूनी की किताब है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये मरिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। अगला है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बी है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। सी है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। डी है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। इसमें डी सही हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है। संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्वाचित राज्य संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर सकती है। तो इसमें असत्य पूछ रहा है, तो ये डी इसका असत्य हो जाएगा। अगला है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? तो ये मेटकाफ कहा था। इसका ए सही हो जाएगा। 1830 के दशक में भारतीय गांव अपने मामले में आत्मनिर्भर और स्थिर थे, भले ही शासक बदलते रहे। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव की वकालत की थी। ये एक रीजनिंग का सवाल है। इसमें आप देख सकते हैं, आर से यू के बीच में +3 है, यहाँ बी से वाई के बीच में भी +3 है। ऐसे ही इसमें आई और एल है +3 और एम और पी के बीच में है +3। वैसे ही जी और जे के बीच में हो जाएगा। जे एफ 18 हो जाएगा इसका। 27 में 5 जोड़ेंगे 32 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 होगा, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर के रैम का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेट एक्सेस देना, इंटरनेट अस्थायी रूप से स्टोर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, अस्थायी रूप से डाटा प्रोग्राम को स्टोर करना। तो अस्थायी रूप से डाटा और प्रोग्राम स्टोर करना है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, O2 तथा जल। इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सी इसका सही हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जंतु में इस क्रिया के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पौधे और यीस्ट में अंतिम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल होता है। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्जित कुरियन को, ये भी दोनों को। तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में व्यापक रूप से किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा में ही सीमित रहा। हरित क्रांति रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से इस क्षेत्रों की मृदा प्रदूषित तथा मृदा उर्वरकता का ह्रास हुआ था। इसको याद रखेंगे। द्वितीय हरित क्रांति 1990 में हुआ था। इसको सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग थे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापति ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसमें असत कथन का चयन करना है। तो ये बिल्कुल सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुआ था। तो ये अप्रैल में नहीं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। इसको गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। अगला है, पूना पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सुप्रू ने हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी इसका गलत है। पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे, इसलिए इसका 2 और 3 गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। तो इसमें ये सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता सीधे शासक प्रक्रिया में भाग लेती है। स्विट्जरलैंड में वर्तमान समय यह व्यवस्था दिखाई देती है। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र 2 महत्वपूर्ण व्यवस्था, पहल तथा जनमत संग्रह या परिप्रेक्षा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में विद्यमान है। अगला है, 5 ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 10941048 सेंटीमीटर क्यूब है को एक साथ जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका जो क्यू निकालिएगा तो ये 222 आएगा और घनाभ की लंबाई 5 × 222 कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, 1110 हो जाएगा लंबाई। टोटल को मल्टीप्लाई करने पर 591408 होगा। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, विशाल पर्वत के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में है। यह 5 किलोमीटर में है, ये भी याद रखेंगे। अगला है, हेमिस, ये लद्दाख में है। हिमिस ये लद्दाख में और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी, ये भी आपको अंडमान में है लेकिन साउथ बटन आइलैंड से बड़ा है। समुद्री जीवों के लिए ये महत्वपूर्ण है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। अल्पाइन फूल के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं। एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिसकी आवश्यकता रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा दी है जैक्सन ने, रिजले ने, अल्पर और निम्कॉफ ने, मैकाइवर ने। तो ये अल्पॉन और निम्कॉफ ने दिया था। इसका यह सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिसकी आवश्यकता के रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। जैक्सन ने समाजशास्त्र में सामाजिक समूह का अध्ययन माना है। रिजले ने मुख्य रूप से जाति व्यवस्था और भारतीय सामाजिक संरचना के संदर्भ में उल्लेख किया है। मैकाइवर ने सामाजिक वर्ग को सामुदायिक का कोई भी भाग जिसे सामाजिक प्रतिस्थिति के आधार पर बाकी समाज से अलग किया जा सके के रूप में परिभाषित किया है। अगला है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है
स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। ये सही है। ये सही है। ये सही है। अगला है घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों को सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये भी सही है। मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट-फूट का कारण है। यह भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होती है तथा मशीन में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है। तो ये इसका गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? राजवंश और संबंधित शासक। तो गुप्त वंश महेंद्रादित्य सही है ये। पाल वंश महिपाल प्रथम ये भी सही है। चौहान वंश यशोवर्मन ये गलत है। यशोवर्मन चंदेल वंश का था। और चंदेल वंश का संस्थापक नुन्नुक थे जो 9वीं शताब्दी में किए थे। अगला सवाल है कल्पना और सुधा एक ही परीक्षा में क्रमशः 621 और 522 अंक प्राप्त किया। यदि कल्पना को 69% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत क्या है? इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 58% होगा। इसको देख लीजिए। 621 बराबर है 69%। तो 522 बराबर हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई 522/621 काटिएगा तो 58% आ जाएगा। चलिए आगे का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना और नदी है। पंचपाद परियोजना गोदावरी ये सही है। बांध सागर परियोजना सोन नदी ये भी सही है। तुलबुर परियोजना झेलम नदी यह भी सही है। श्रीशैलम परियोजना तुंगभद्रा ये गलत है। ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है ये, तुंगभद्रा पर नहीं है। इसके अलावा कुछ है भाखड़ा नगर परियोजना सतलुज नदी, उसका बांध सागर परियोजना सोन नदी, हीराकुंड परियोजना महानदी, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, तिलैया परियोजना बराबर नदी, उड़ी परियोजना झेलम नदी। ये कुछ है जिसको याद रखेंगे। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी ये सब याद रखने वाला है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान में 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा? 60 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 180 न्यूटन। ये 180 न्यूटन होगा। अगला है सवाल मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है? विपरीत, सीधा, विपरीत और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो ये विपरीत होता है। मांग के नियम के अनुसार मांग के निर्धारण करने वाले अन्य कारकों को स्थिर रखने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा के विपरीत संबंध पाया गया है। अगला सवाल है भारत में न्यायिक परीक्षण पुनरीक्षण का निम्न में से कौन सा सटीक अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति के खिलाफ दोषारोपण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय को समान या भिन्न वादों में के पूर्व दिए गए स्वयं का निर्णय को पुनरीक्षण का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यसभा के सभापति की जांच कर सकता है। तो इसमें बी इसका सटीक उत्तर है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाट वंश के शासक को मिथिला का सरयुग कहा जाता है। इसमें सत्य कथन
चुनना है। तो ये सही है। अगला है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है। ये भी सही है। इल्तुतमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह भी सही है। तिब्बती यात्री धर्म स्वामीन का बिहार आगमन पाल वंश के समय हुआ था। ये गलत है इसका। इसमें 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ये एक रीजनिंग का सवाल है। इसको आप खुद से ही बनाइएगा। नहीं बनेगा जो तो मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। इसका दक्षिण पूर्व आंसर होगा। अगला है, फूलों में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? बीजांड, पुंकेसर, पराग या वर्तिकाग्र? तो ये वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। फूलों के स्त्री केसर के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। यह परागकण कणों को ग्रहण करने के लिए चिपचिपा बनता है। पुंकेसर यह फूल का नर प्रजनन अंग होता है। बीजांड ये अंडाशय के अंदर मौजूद छोटी संरचना है। पराग ये पुंकेसर नर अंग द्वारा उत्पादित नर युग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1857 के विद्रोह का केंद्र और ब्रिटिश दमनकर्ता। लखनऊ कैंपवेल सही है। इलाहाबाद ब्रिगेडियर जनरल नील, ये भी सही है। बरेली ये हेनरी लॉरेंस नहीं, यहाँ पर कैंपवेल था। और दिल्ली हडसन, ये भी सही है। इसका सी गलत हो जाएगा। देखिए, दिल्ली में जॉन निकोलसन और हडसन था। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस और कैंपवेल था। कानपुर में कैंपवेल था। झांसी और ग्वालियर में जनरल ह्यूज था। जगदीशपुर में टेलर और विसेंट आयर था। फैजाबाद में कैंपवेल था। इलाहाबाद में ब्रिगेडियर जनरल नील था और बरेली में कैंपवेल था। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। नहीं बनेगा मैसेज कर देंगे, हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगला है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, ये भी दोनों। तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। यह 15 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। इसको याद रखेंगे, ये 15 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था। यह 1 करोड़ घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर्यटन सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं? पहलगांव, ओली, मनाली, कसौली। तो ये मनाली है। अगला है, सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। पहला में भूकंप को किस चीज़ से नापते हैं? तो सिस्मोग्राफ। ऊंचाई को अल्टीमीटर। विद्युत धारा इसको एमीटर और प्रतिरोध को ओम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को उन्नयन से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 क, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 47।
ये अनुच्छेद 43 ख है। अनुच्छेद 43 ख भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 तक के तहत शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सरकारी समिति का बनाया अब तक का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 43 में इसमें कर्मचारियों के निर्वाह, मजदूरी व कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 क में उद्योग के प्रबंधन में मजदूर की भागीदारी के लिए विधान बनाया गया है। और अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचाई करना तथा मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना है। अगला 54 नंबर, यही मैथ का सवाल है, इसको खुद से बनाएंगे, इसका आंसर 6 होगा। अगला है काली मृदा के संबंध में असत कथन को चुनें। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ये सही है। यह मुख्यतः दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, यह भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। इसी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, तो ये गलत है और यही इसका सही आंसर होगा। ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटासियम और चूने से परिपूर्ण होता है, यह सही है। अगला है कीर्तार्जुनीय का लेखक भारवी किसके दरबार में रहते हैं? सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी और उनका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का महानतम शासक था। पल्लव वंश का राजधानी कांची था। मतविलास प्रहसन नामक रचना महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा किया गया था, यह भी इसके साथ याद रखेंगे। अगला है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? पहला है राजस्व घाटा बराबर है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियां के सृजन हेतु अनुदान। सी है राजकोषीय घाटा बराबर कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय। और चौथा है प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसमें सी गलत है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय राजस्व तथा पूंजी माइनस उधार छोड़े गई कुल प्राप्तियां राजस्व तथा पूंजीगत। अगला है यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये भी आपको रीजनिंग का सवाल है, इसको भी आप लोग खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा मैसेज कर देंगे। सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला है अभिलक्षणित गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? द्विपरमाणुक गैस, एक परमाणविक गैस, आदर्श गैस, वास्तविक गैस। तो ये आदर्श गैस है। आदर्श गैस वह गैस जो प्रत्येक ताप तथा दाब पर गैस नियम का पालन करता है, आदर्श गैस कहलाता है। PV = nRT आदर्श गैस का समीकरण है, जहाँ पर P गैस का निरपेक्ष दाब, V = गैस का आयतन होता है, N = गैस के मोलों की संख्या, R = सार्वत्रिक गैस नियतांक और T परम ताप होता है। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 उपनाम और खिलाड़ी। द सिक्किमी स्नाइपर किसको कहा जाता है? तो ये बांगचुंग भूटिया को कहा जाता है। 360 एबी डिविलियर्स हैं। ब्लैक पर्ल ये क्लाइव लॉयल हैं। और सुपर कैट ये पेले कैट को कहा जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
इसके अलावा कुछ भारतीय प्रसिद्ध हैं, उनका भी नाम याद रखेंगे। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को कहा जाता है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, चर्ची एडम गिलक्रिस्ट, जिम्बो अनिल कुंबले, द वॉल राहुल द्रविड़, भज्जी या टर्मिनेटर हरभजन सिंह, टारपीडो इथाई थोपे, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है संवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को है, तो यह गलत है। संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। अवशिष्ट सूची की विधि बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधायिका को है, ये बिल्कुल गलत है, यह केवल संसद को है इसका। अगला है संसद को राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति है, तो ये भी गलत है, यह केवल राज्य द्वारा बनाया जाता है। संवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद तथा राज्य विधायिका दोनों को है, ये बिल्कुल सही है। फिलहाल याद रखेंगे, संघ सूची में मूलतः 97 था, अभी 100 है। राज्य सूची में 66 था, अभी 61 है। संवर्ती सूची में 47 था, अभी 52 है। अगला है एक फ्यूज तार के मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध। तो अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है। फ्यूज तार का मुख्य कार्य परिपथ को अधिक धारा से बचाता है। इसके लिए आवश्यकता है कि तार का उत्पन्न ऊष्मा अधिक हो ताकि वह जल्दी पिघल सके। साथ ही तार का गलनांक कम होना चाहिए ताकि अधिक धारा प्रवाहित होने पर जल्दी से पिघल जाए, परिपथ टूट जाए, जिससे उपकरणों की सुरक्षा हो सके। फ्यूज का तार टिन व शीशे के मिश्र धातु का होता है। इससे गलनांक तांबे की सापेक्ष कमी हो जाती है। अगला मैथ का सवाल है, इसको भी आप खुद बनाएंगे, 77 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, बसाड, साहबाज, गढ़ी। ये सहबाज गढ़ी ये नहीं है, ये पाकिस्तान में है। अगला है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है अर्धचालक, कुचालक, चालक, प्रेरक। तो ये चालक कहलाता है। जिस पदार्थ को बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहुत कम प्रतिरोध होता है उसे चालक कहा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी कर देता है। अर्धचालक वे चालक और ये चालक और कुचालक के बीच चालकता वाले पदार्थ होते हैं। कुचालक वो होते हैं जो विद्युत धारा जिससे प्रवाहित नहीं होता है। और प्रेरक यह एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। अगला है बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में से किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? अमरावती शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, गांधार शैली। तो ये गांधार शैली दिखाई देता है। बामियान बुद्ध प्रतिमा 5वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। ये प्रतिमा बलुआ पत्थर को तराशकर बनाई गई है। 2001 में तालिबान द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। कनिष्क के शासनकाल में गांधार व मथुरा शैली का विकास हुआ था, यह भी याद रखेंगे। अगला यह भी मैथ का सवाल है, 144 385 इसका सही आंसर होगा। अगला है वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इसमें 11, रग्बी फुटबॉल में 15, खो खो और बेसबॉल में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल इसमें 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल, फुटसल में 5, पोलो में 4, टेबल टेनिस और टेनिस इसमें 1 या 2, स्नूकर में 1। अगला है ऑर्कियोप्लेटेरिक्स
है। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्रियसिक काल का सरीसृप, ट्रियसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है यह। ये 15 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वैगनर, ए.बी. टेलर, हैरी हेस, आर्थर होम्स। तो ये अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने प्रस्तुत किया था। अल्फ्रेड वैगनर ये एक जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक थे। 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय और महासागरीय वितरण के संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला है, प्राचीन काल में जानवरों, पौधों व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के चिन्ह का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? एथोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पैलियोटोलॉजी, फार्मोलॉजी। तो इसको जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा आपको पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, इसमें पुरानी कलाकृति, औजार, इस सब का अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य व समाज की संस्कृति का अध्ययन को कहते हैं। और औषधि विज्ञान, इसका सी हो जाएगा आंसर। अगला है, भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? मदन सिंह, बी.सी. दत्त, एम.एस. खान, सरदार पटेल। तो एम.एस. खान को चुना गया था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह का शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुआ था, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार में 1160 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवादन में हड़ताल कर दी थी। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। विद्रोह में आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सबसे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। अगला है 73 नंबर, प्रमुख अनुच्छेद और प्रावधान है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है वह बतलाना है। अनुच्छेद 120, संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा, यह सही है। 210, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यह भी सही है। अगला है अनुच्छेद 348, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रयोग की जाने वाली भाषा, यह भी सही है। और 350 क, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष पदाधिकारी, यह गलत है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं। ये 350 के ख में है ये। अगला धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको कौन सा सही नहीं है वह बतलाना है। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यह सही है। सबसे भारी धातु लिथियम है, तो ये गलत है। लिथियम नहीं है, ऑक्सीडियम है। ऑक्सीडियम है। अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है, तो ये भी गलत है। ये कैल्शियम है सर्वाधिक मात्रा में। दूसरा और तीसरा गलत है।
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है, यह सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज केविन के 4 घंटे ज़्यादा लेते हैं। अगर सलज अपनी गति दोगुना कर दे तो उसे केविन से 7 घंटे कम लगेगा। सलज की गति क्या है? तो इसका 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष और 65 वर्ष, 3 वर्ष और 65 वर्ष, 4 वर्ष और 62 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष। ये 4 वर्ष और 65 वर्ष है, इसमें से जो पहले हो जाए। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक दर्जा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 से दिया गया है। अगला सवाल मैथ का है, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो इसमें 20 का सही आंसर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला है, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2001, 2002, 2004, 2006। तो ये अक्टूबर 2004 को किया गया था। अगला है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र से सम्मिलित है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। तो सही आंसर 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। अगला है, हरी घास, पत्ती आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है। कार्बोनिक अम्ल ये सोडा वाटर में होता है। ग्लूटामिक अम्ल ये गेहूं में होता है। और एसिडिक अम्ल सिरका में होता है। अमोनियो अम्ल प्रोटीन में। फार्मिक अम्ल लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में। टार्ट्रिक अम्ल इमली व अंगूर में। मौलिक अम्ल कच्चे फल व सेब में। लैक्टिक अम्ल दूध में। सिट्रिक अम्ल नींबू व नारंगी में। ये याद रखेंगे। 82 नंबर भी रीजनिंग का सवाल है, इसको खुद बनाइएगा, सी होगा इसका सही आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 101वां संविधान संशोधन, यह भारत बांग्लादेश को मध्य भूमि समझौता से संबंधित है। वो 100वां था, वो 101वां जीएसटी है। तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 102वां पिछड़ा राष्ट्र 2018 में पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबी के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, सी होगा 2 का। उसके बाद है 103वां संविधान संशोधन, 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण व्यवस्था। 104वां संविधान संशोधन, 2019 में लोकसभा राज्यसभा विधान में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में विधायिका महिलाओं को 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है 84 नंबर, इनमें से कौन सा कर राइबोसोम का नहीं है? यह प्रोटीन अणुओं को निर्माण में सहायता करता है, यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, यह भी सही है। यह सभी हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, यह गलत है। यह बंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी गलत है। तो 3 और 4 नहीं होगा।
राइबोसोम मुख्य रूप से कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। एंजाइम भी अधिकतर प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसके लिए उसके निर्माण में राइबोसोम की भूमिका होती है। हार्मोन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ प्रोटीन आधारित होते हैं जबकि अन्य लिपिड आधारित होते हैं। राइबोसोम केवल प्रोटीन आधारित हार्मोन का निर्माण करते हैं, सभी में के नहीं। अगला फिर से मैथ का सवाल है, इसका 67.2% होगा। अगला है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से निकलने वाले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है? मैग्मा, ज्वालामुखी बम, फ्यूमिस, लैपिली। तो ज्वालामुखी बम कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा को मैग्मा कहा जाता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में निष्कासित मटर के दाने जैसे ठोस लावा चट्टान को लैपिली कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले अति महीन चट्टानी कण को हवा के साथ उड़ सकते हैं, जो धूल राख कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है? बजट मांग को पूरी तरह स्वीकार करना, सरकार के किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना, बजट पर चर्चा का समय बढ़ाना, बजट की मांग राशि बढ़ाना। तो सरकार के निजी किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहजता व्यक्त करना। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत मांग राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। सरकार के बजट के दौरान मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। अगला है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किसने शुरू की थी? वास्को डी गामा, लिलो डी कोन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। तो ये अल्मीडा द्वारा किया गया था। 509 में द्वीप में के युद्ध में उसने मसूद बेगरा को मिस्र तथा तुर्की के शासकों को बेरे को पराजित किया था। अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसको भी याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य है। पंचमढ़ी छत्तीसगढ़, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ए ही सम्मिलित नहीं है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, ना कि छत्तीसगढ़ में है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नौकरेक मेघालय में है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं, जिसमें 13 यूनेस्को के वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल हैं। नवंबर 2025 में यूनेस्को ने शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुषाण शासक और विशेषता है दिया हुआ। कुजुल कडफिसेस, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। विम कडफिसेस, ये स्वर्ण मुद्रा पर चलना शुरू किया था। कनिष्क, ये बौद्ध धर्म का संरक्षक था। हुइस्कपुर नगर की स्थापना किया था। इसमें याद रखने वाली बात है कुजुल कडफिसेस, इसको पहले आंसर मिला लीजिए, इसका ए होगा। कुजुल कडफिसेस ये संस्थापक था। विम कडफिसेस यह सबसे पहले सोना का सिक्का जारी करने वाला था। वह शिव का भक्त था तथा उसने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था। अगला है, विश्व का सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? नील की घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, मृत घाटी, राइन नदी घाटी। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी यह विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी का तात्पर्य है पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट के खिंचाव और अलग होने के कारण निर्मित एक निम्न भूमि क्षेत्र है।
भारत में नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, दामोदर घाटी भ्रंश घाटी के उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी का महान भ्रंश घाटी में न्यासा, रुडोल्फ ये भी हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी रैप घाटी से होकर बहती है। जर्मनी का हर्ज पर्वत हॉस्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर संधि से संपन्न हुआ। कारण है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। तो इसका डी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ये लाहौर संधि के साथ 8 मार्च 1846 को हुआ था, जिसके अनुसार 16 सितंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुई, जिसके अनुसार राजा दिलीप सिंह को वयस्क होने तक ब्रिटिश सेना को लाहौर में तैनात कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात डलहौजी ने 1849 में पंजाब में अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत विलय कर लिया था। फिर से रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग खुद बनाएंगे। इसका 153 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर ये एक विरंजक है। बेकिंग सोडा प्रतिअम्ल है। धावन सोडा ये कांच का विरचन है। और सोडियम क्लोराइड H2 और तथा Cl2 का उत्पाद है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला है, यह भी आपको मैथ का ही सवाल है। इसका सही आंसर 28 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूरी पर होता है। तो ये आर सही है किंतु ए गलत है। ये 3 जुलाई को नहीं होता है, 4 जुलाई को होता है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होता है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राज्यपाल अपने राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम द्वारा प्रणाली द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यह अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। अगला, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, हेनरी विलियम डेरोजियो। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्वामी जी ने 19वीं शताब्दी में नव हिंदू जागरण का स्थापना किया था। विवेकानंद शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा था। यह भी याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत अंग्रेजी में और उदय बोधन बंगाली नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किए थे। अगला है, ऊतक में कोशिका जीवित, लंबित और कानों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोनों पर अधिक अनियमित रूप से मोटी होती है। क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो ये कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिका जीवित, लंबी तथा कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। अगला सवाल है, इसका आंसर आपको 88 हो जाएगा। इसी के साथ ये भी आपका खत्म होता है। धन्यवाद।